यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो PT365 हमारी है, इसकी सामाजिक मुद्दे जो सोशल इशू की मैगजीन है, इसको यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो इतनी 3 से 4 3 करीब 4 मैगजीन थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जिसमें से अभी आपका इन्वायरमेंट का एक पार्ट बचा हुआ लास्ट वाला, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और इसमें से स्टार्ट करते हैं अभी से पहले सामाजिक मुद्दे को। यहाँ से जो हमारी रहेगी अप्रैल 2024 से अक्टूबर 24 तक है, राइट। तो यहाँ पर देखो जो 24 तक मैगजीन दी हुई है, अभी जो हमारा यहाँ पर रखा है अप्रैल से अक्टूबर 24 तक है। जो नवंबर आएगा, नवंबर से और आपका ये जनवरी, ठीक है, नवंबर से जनवरी का मैगजीन अभी फिर से आने वाला, तो आपको क्या हो जाएगा इतना 3 महीने का वो भी आपको करीब यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको आएगी तो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। यहाँ देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या दे रखे हैं, महिलाओं से संबंधित जो कुछ मुद्दे और विकास क्रम वो हैं, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में हमारे बच्चों से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, यहाँ पर वो दे रखे हैं। तीसरा अन्य सुभेद समूह हमारे जो जो अदर वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो एक तो टॉपिक मैं पूरा करूँगा, दूसरा भी करूँगा। अगर टाइम यहाँ पे होता है, मतलब कम टाइम में अगर हमारा ये लेक्चर तैयार होता है, तो तीसरे टॉपिक को भी यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। करीब 1 घंटे के आसपास का ही रखेंगे, इससे बड़ा या नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको टॉपिक को। 1 नंबर जो हमारा टॉपिक है इससे, ठीक है, महिलाओं से संबंधित मुद्दे और विकास क्रम को लेके। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला पहला, महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उसमें लखपति दीदी जो है उसको लेकर यहाँ पर ये टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो क्या हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसको देखते हैं यहाँ से। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2500 करोड़ रुपए का, ये तो नहीं पूछेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लखपति पहल दीदी क्या है, ठीक है, लखपति जो दीदी पहल है इसके बारे में देखते हैं। इस योजना को 2023 में शुरू किया था। ये योजना का लक्ष्य जो हमारा है, ये 3 करोड़ रुपए जो है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, ठीक है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, उसके राष्ट्रीय ग्रामीण जो हमारी आजीविका मिशन है उसके तहत यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। पहले तो आपको याद रखना कि इस मिशन मतलब कौन से यहाँ पर जो मंत्रालय उसके तहत शुरू की गई थी। लखपति दीदी जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक सदस्य होती है जो घरेलू वार्षिक आय के रूप में यहाँ पर 1 लाख रुपये या उससे अधिक कमाती है, ठीक है। इस आय की गणना कम से कम 4 जो कृषि मौसम होती है या व्यवसायिक चक्र उसके यहाँ पर की जाती है। औसत मासिक आय कितनी होती है, 10,000 रुपये से अधिक होती है, ताकि क्या है, ताकि ये आय सतत हो सके, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आगे इसमें स्वयं सहायता समूह जो स्वशासित होते हैं और इन पर सदस्य का ही नियंत्रण होता है, जो उनके सदस्य होते हैं उनका ही नियंत्रण होता है, ठीक है। ये समूह समान सामाजिक आर्थिक जो पृष्ठभूमि है उस वाले व्यक्ति के रूप में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य एक साझी उद्देश्य के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ते हैं और सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा लखपति दीदी पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो भी हाल में न्यूज़ में थी, ठीक है। इस योजना को 2024 में स्टार्ट किया गया था, राइट। तो क्या होगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा यहाँ तो बोलेगा इस योजना का लक्ष्य है कि 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 करोड़ हो जाएगा, राइट। आगे ये जो हमारी स्टार्ट की जा रही है, ये स्टार्ट किया जा रहा है, ये बोल देगा आपको कि जो हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि तो आप सोचोगे महिला के लिए किया जा रहा है तो महिला बाल विकास मंत्रालय होगा, तो क्या गलत है, ये हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अंत्योदय योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत भी शुरू की गई है, तो हमारा ये पहला तीसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर मिनिस्ट्री इसकी है। आगे पूछेगा चौथा स्टेटमेंट, ये जो है घरेलू वार्षिक आय के रूप में 10,000 रुपये या उससे अधिक यहाँ पर कमाती हैं, तो क्या होगा, 1 लाख रुपये हो गया यहाँ पर, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। और क्या होगा, ये आप बोलेगा ये जो कम से कम कृषि की गणना रहेगी इसमें, ये 3 मौसमों पर आधारित व्यवसायिक चक्रों के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो क्या है, 4 कृषि मौसमों के आधार पर की जाएगी, ठीक है। औसत मासिक आय इनकी बोलेगा है 1,000 रुपये होती है, क्या होगा, 10,000 रुपये होती है। तो जितने मैं स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ कैसे गलत हो सकती है, कैसे आपसे सही यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखते हैं, वित्तीय सहायता यहाँ पर ले रखा है। वित्तीय सहायता पूंजीगत समर्थन रिवॉल्विंग जो फंड है उसमें सामुदायिक निवेश जो निधि है उसके तहत यहाँ पर इनका वित्तीय सहायता की जाएगी, ठीक है। जो हमारा बैंक ऋण है वो कैसे होगा, ये बैंक ऋण हमारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना किसी जमानत के 20 लाख रुपए यहाँ पर तक ऋण जो ब्याज अनुदान है यहाँ पर इसको मिलेगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी, राइट। आगे महिला उद्यम प्रोत्साहन फंड, महिला उद्यमियों को यहाँ पर
जो मध्यम से दीर्घकालिक यहाँ पर ऋण भी दिया जाएगा, राइट। सुभेद्यता में कमी फंड दिया जाएगा। ये एक प्रकार का रिवॉल्विंग फंड है। इसी क्लस्टर स्तरीय संघों द्वारा यहाँ पर ग्राम संगठनों को दिया जाता है, ठीक है। आगे वीआरएफ एक कॉर्पस फंड है, ठीक है। क्या है जो वीआरएस हमारा एक कॉर्पोरेट फंड है। वीआरएस क्या होता है, जो हमारी सुभेद्यता में कमी होती है फंड, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसे परिवारों के समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली जो हमारी खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, आकस्मिक बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की जो वो होती प्रक्रिया, ठीक है, आपदा जो होती प्राकृतिक, उससे निपटने के लिए यहाँ पर दिया जाता है कितना, ये जो वीआरएस है, मतलब एक कॉर्पस फंड देते हैं लोग इसको, ठीक है, वीआरएस के नाम से जो हमारा है। आगे देखते हो, आगे यहाँ से देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहल हैं, ठीक है, या उपाय कुछ हैं। जैसे कि अपना दीनदयाल अंत्योदय योजना है, यहाँ पर क्या है, ग्रामीण आजीविका मिशन, ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारा है, ये बैंक लिंकेज कार्यक्रम किया स्टार्ट किया गया था। नाबार्ड द्वारा शुरू की गया है, ठीक है। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसके वित्तीय समावेशन के लिए ये स्टार्ट किया गया था। 2 पॉइंट आपको ये देखना है। स्टार्टअप्स जो हमारी निवेश एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें प्रोग्राम हमारा जो रहेगा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये रहेगी। आजीविका यहाँ पर रजिस्टर शामिल होगा, किसमें, जो हमारा दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण योजना, उसके तहत यहाँ पर 3 ये जो कुछ बातें हैं, ये योजनाएं, ये आपको याद रखनी तीनों, ठीक है। आपसे बोलेगा जो हमारे राष्ट्रीय आजीविका रजिस्टर है, ठीक है, ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज का कार्यक्रम का एक हिस्सा है, तो क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। ये किसका, ये हमारा दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण योजना का एक हिस्सा है, राइट। आगे सरस कलेक्शन क्या है, सरकारी ई हमारे मार्केट प्लेस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों का प्रचार करना और ग्रामीण हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी जो सरकारी खरीदारी तक यहाँ पर बाजार तक पहुँच प्रदान करना, ठीक है। ये आपसे सरस कलेक्शन है, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 2 पॉइंट आपसे यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन में। आगे जो मैंने आपको पॉइंट बताया सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। इसमें क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा यहाँ पर जारी की गई है, ठीक है। किसके द्वारा, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप जो फ्रेमवर्क, उसका आयाम क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। देखो इसके आयाम हो सकते हैं जो आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, हमारी जो स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, ये राजनीतिक सशक्तिकरण, ये सब हमारे क्या होंगे, इसके यहाँ पर फ्रेमवर्क और आयाम यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। ये जो रिपोर्ट होगी, ये रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप जो है हमारी, इस पर आधारित है, ठीक है। और इसके जो हमारे इंडेक्स होंगे, 4 प्रमुख आयाम होते हैं, इसके अंतर्गत 14 संकेतों के आधार पर यहाँ पर ये तैयार करी जाती है। ये वार्षिक आधार पर है, ठीक है, याद रखना है कि बोलेगा जो हमारी रिपोर्ट है ये द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है, तो क्या गलत हो जाएगा, ये की जाती है 1 वर्ष में एक बार, ठीक है। जो लैंगिक समानता है वर्तमान स्थिति, उसके विकास को मापता है ये, राइट। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर देख लेते हैं क्या यहाँ पर है। इसमें देखो वैश्विक स्तर पर क्या होता है, इसे शीर्ष 3 देश आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है, हमारे वैश्विक स्तर पर ये 2024 तक लैंगिक जो हमारा अंतराल है, इसमें महिलाएं के और पुरुषों के बीच असमानता में 68.5% की कमी आई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के लिए हमारा जो लैंगिक अंतराल होता है 96% कम हो गया, जबकि शिक्षा प्राप्ति अंतराल जो हमारा 94.9% कम हुआ है। लैंगिक असमानता को दूर करने की प्रगति वर्तमान में दर में पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल यहाँ पर लग सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जो हमारा पहला डेटा दे रखा था ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका ये जो दे रखा है उत्तरजीविता का अंतराल दे रखा है 96%, और जबकि शिक्षा है हमारा वो 94.9%। आपसे पूछे बोल देगा कि इसमें जो हमारा वैश्विक स्तर पर हमारे रिपोर्ट थे कुछ बिंदु, उसमें से स्वास्थ्य उत्तरजीविता पर जो अंतराल था वो कम से कम 94% तक यहाँ पर कम हुआ है, तो क्या गलत होगा, क्योंकि 96% कम हुआ है, ठीक है। और शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ पर 94.9% तक कमी आई है, ठीक है। 94.9 को 95 भी बोल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं भारत के संदर्भ में क्या होगा। भारत के संदर्भ में ये वर्ष 2023 में, ठीक है, इंडेक्स में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर था, और 2024 में ये 129वें स्थान पर रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट आपका याद रखना। देखो 23 में कितना था, 46 पे था, और 2024 में ये 29वें स्थान पर रहा है, 129 स्थान पर, ठीक है। भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया के हिसाब से देखेंगे भारत में, तो हमारा ये 5वें नंबर पर आएगा। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश इसके बाद, ठीक है। शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण मामलों में गिरावट जो है दर्ज की गई है। इसके विपरीत आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा यहाँ पर सुधार हुआ है, ठीक है। तो आपको 1 पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है, 2 पॉइंट। एक तो पहला यहाँ पे दे रखा था वर्ष, ये जो इंडेक्स हमारा कौन से कम था, और ये जो हमारे किसके बाद यहाँ पर जो हमारा दक्षिण एशिया में कौन से स्थान पर आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। आगे देखते हैं लैंगिक
जो हमारा है असमानता सूचकांक GII 2022, जिसको देखते हैं। GII 2022 है, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है हमारा लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है। तो मैं GII बोलूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये 2022 के मुख्य बिंदु पर देखना जरा। GII का हमारा स्कोर है जो 0 से 1 के बीच यहाँ पर दिया जाता है। 0 का स्कोर क्या से होता है कि महिला जो और पुरुष के बीच जो असमानता की स्थिति है वो होती है, ठीक है। और 1 का स्कोर होता है कि जो पुरुष और महिला के बीच हमारे आयाम होते हैं संकेतक, वो यहाँ पर व्यापक असमानता मौजूद होती है, ठीक है। तो हमारे ये कुछ इसका पॉइंट है, राइट। आगे देखते हैं। GII स्कोर कम होने का अर्थ है उस देश में लिंग असमानता कम है, ठीक है। अगर GII का जो हमारा स्कोर है कम होगा तो क्या होगा, ये पता चलेगा कि उस देश में लिंग असमानता कमी है वहाँ पर, ठीक है। भारत सूचकांक में शामिल विश्व के 193 देशों में भारत 108वें स्थान पर है और GII का स्कोर 0.437, ठीक है, 0.437 है। और GII 2021 में भारत 191 देशों में से 122वें स्थान पर था। ये आपको याद रखना है, ये भी पॉइंट, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। ऊपर का जो दिया था डेटा वो भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये। और यहाँ पर जो स्कोर दे रहा था कि लिंग असमानता कब होगी, कब मानेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। सूचकांक में डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग यहाँ पर प्राप्त हुई, इसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का स्थान आता है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, देखते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा GII के बारे में निम्नलिखित का हमारा आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, ये जो हमारा स्कोर है 0 से 10 के बीच यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच देखा जाता है, ठीक है। 0 का से बोलेगा कि जो महिला और पुरुष के बीच जो समानता है उसकी स्थिति होती है, तो हमारा पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा 1 का स्कोर का अर्थ होता है कि पुरुष महिला के बीच जो हमारे आयाम उसका संकेतक असमानता में मौजूद है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला स्टेटमेंट बोलेगा GII स्कोर जो होता है कम होने का अर्थ होता है कि उस देश में लिंग असमानता अधिक है, ठीक है। क्या होगा, लिंग असमानता अधिक है, तो क्या होगा, लिंग असमानता कम होनी चाहिए, इसका ये कम होने का अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी स्कोर का रैंकिंग पूछ सकता है, कब कौन से रैंकिंग कौन से स्थान पर है, राइट। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है लैंगिक असमानता सूचकांक। इसमें देखो हमारे कुछ महिला लैंगिक सूचकांक और यहाँ पर पुरुष लैंगिक सूचकांक यहाँ पर दे रखे हैं, क्या क्या है देखो। अब यहाँ पर दे रखा है महिला जनन स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें मातृत्व मृत्यु, ठीक है, अनुपात दे रखा है। किशोर प्रजनन दर दे रखा है, राइट। और महिला सशक्तिकरण सूचकांक भी हमारा, इसमें महिला जो लैंगिक सूचकांक इसमें भी दे रखा है, ठीक है। कम से कम माध्यमिक स्तर से शिक्षा प्राप्त करने वाली जो महिला हैं उनकी आबादी और संसद में महिला के अनुपातों का, संसद में जो सांसदों के अनुपात कितना होगा। महिला श्रम बाजार का सूचकांक और महिला की श्रम बाल भागीदारी, ये हमारे महिला लैंगिक सूचकांक के अंतर्गत आएंगे। ये देखो आप एक से पूछ सकता है, एक ये वाला पूछ सकता है स्टेटमेंट, ठीक है। और एक ये और एक तीसरा ये तीन आपसे पूछ सकता है कि जो हमारे आएंगे किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे किस ना महिला लैंगिक सूचकांक के अंतर्गत देखे जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सर, ये पुरुष वाला देखते हैं। पुरुष जो सशक्तिकरण सूचकांक है ये क्या है, कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली पुरुष की आबादी होनी चाहिए, ठीक है। संसद में पुरुषों के अनुपात होना चाहिए और जो हमारे पुरुष श्रम बाजार हैं ये सूचकांक और पुरुषों की श्रम बल भागीदारी यहाँ पर दर, ये तो इसके बारे में, पुरुष के बारे में यहाँ से आपसे ये जो ये वाला पॉइंट है, कम से कम माध्यमिक स्तर तक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बाकी स्टेटमेंट को लेके। बाकी यहाँ से जो मैंने आपको बताया था वो आप इसमें याद कर सकते हो और पुरुष वाले में सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं, इसके हमारे आयाम क्या होते हैं। आयाम हमारा होता है स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम, ठीक है। आपसे बोल देगा इसका आयाम होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम, तो गलत है, क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम होगा, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं आयाम को लेकर भी। अब अन्य संबंधित सुर्खियाँ क्या है, देखो यहाँ पर बोला है अलायंस फॉर जो हमारा ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी फंड है, ठीक है। इक्विटी जो हमारी है इसको लेकर, ये सरकारों, उद्योग और विकास संगठन का एक वैश्विक समूह है। इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम पद्धति को एक साथ लाना, ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसको यहाँ पर निवेश को आकर्षित करना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हमारी सरकार है उसके उद्योग का एक वैश्विक समूह है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक सर्वोत्तम पद्धति को एक साथ लाना और ज्ञान को बढ़ावा देना, राइट। पहला स्टेटमेंट ये पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे प्रमुख संकेतों को यहाँ पर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, राइट। तीसरा यहाँ पे बोलेगा इनकी जो उत्पत्ति थी ये वर्ल्ड बैंक द्वारा यहाँ पर
की गई थी। ठीक है, तुम्हारे क्या गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आर्थिक मंच द्वारा यहाँ पर की गई थी। भारत समर्थन में स्विट्जरलैंड और दावोस 2024 में इसे आरंभ किया गया था। चौथा बोलेगा कि भारत के समर्थन में ये जिनेवा में 2024 में आरंभ किया गया था। ठीक है, तो क्या होगा, गलत होगा, हमारे स्विट्जरलैंड के दावोस में 2024 में स्टार्ट किया गया था। पांचवा स्टेटमेंट, यह पहल G20 नेताओं की घोषणा में की गई जो प्रतिबद्धता थी उस पर आधारित है। ठीक है, ये भी हमारा एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बोल सकता है G7 भी दे सकता है इसको, राइट। ये तो बोल सकते हैं हमारा जो सार्क की भी मीटिंग हुई उसके मेन नेताओं की जो प्रतिबद्धता है वहाँ से आधारित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, G20 पहला और स्विट्जरलैंड के जो दावोस है 2024 इसमें। ठीक है, आगे इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता प्रदान कर रहा है। इसका संचालन हमारे जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो है उसके सेंटर फॉर हमारा जो वीमेन लीडरशिप द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नेटवर्क पार्टनर, राइट, और इन्वेस्ट इंडिया जो हमारा है ये संस्थागत पार्टनर होगा। तो ये क्या है आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 1.4 है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। ठीक है, इसको लेकर देखते हैं। यहाँ से हमारा एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आंतरिक शिकायत समिति ICC के बारे में, स्थानीय शिकायतों की समिति के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ICC जो है 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी और सार्वजनिक संगठन में से एक ICC का अनिवार्य किया गया है इसमें। ठीक है, अध्यक्ष, इसकी संरचना क्या होती है, अध्यक्ष होगा यहाँ पर, ठीक है, सदस्य होगा और उनमें कम से कम आधे सदस्य यहाँ पर महिलाएं होनी चाहिए। 22 सदस्य क्या होगा, इसमें गैर सरकारी जो हमारे संगठन होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, और ऐसा एक सदस्य जो महिला की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर प्रतिबद्ध हो, राइट। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। आपसे बोलेगा ICC जो हमारी आंतरिक शिकायत समिति है उसके बारे में कथनों पर आपको विचार करना। पहला स्टेटमेंट, इसका अध्यक्ष, इस समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं कार्यस्थल पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उसके जो वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत कोई महिला यहाँ पर होगी। ठीक है, तो क्या होगा, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, इनके सदस्य में होते हैं कर्मचारियों में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 2 सदस्य होने चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये बोलेगा इनमें कम से कम जो आधे से अधिक महिलाएं सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, गलत हो जाएगा क्योंकि आधे होने चाहिए, सिर्फ आधे से अधिक नहीं, आधे। चौथा स्टेटमेंट बोलेगा ये जो हमारा कार्यकाल है इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, गलत हो जाएगा क्योंकि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, राइट। आगे देखते हैं, जांच के लिए पीठासीन जो अधिकारी होंगे उसके सहित ICC कम से कम 3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये देखो 3 सदस्य कहाँ पर, ये चीज़ याद रखना है, 3 सदस्य इसमें मैच नहीं कर देना जो 2 सदस्य यहाँ पर बोल रखा है। ठीक है, कहाँ पर 3 सदस्य हैं और कहाँ पर 2 सदस्य हैं, क्योंकि 3 सदस्य आपसे यहाँ पूछ सकता है, इनके सदस्य जो कर्मचारी होते हैं कम से कम 3 होते हैं, राइट। तो वो चीज़ आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर। ठीक है, तो मिक्स नहीं करना एक भी। आगे स्थानीय शिकायत समिति जो हमारी है ये असंगठित क्षेत्र से संबंधित जो शिकायत उसके लिए ये जहाँ ICC का गठन नहीं किया गया था, यह शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है, वहाँ सरकार द्वारा जिला स्तर की स्थापना इसकी की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ शुरू की गई कुछ पहल हैं, जैसे कि विशाखा दिशा निर्देश, ये कब स्टार्ट किया गया था, 1997 में। ठीक है, यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स ये कब स्टार्ट किया गया था, ये जो था हमारा, ये कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायत को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, अगला भारतीय न्याय संहिता 2023, भारत 5 में जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके खिलाफ यौन अपराधों के लिए एक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन अभी समय पर यहाँ पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। देखो इतना इंपॉर्टेंट ये जो नहीं है पॉइंट, सिर्फ आपको 2 इसके याद रखने हैं। कौन सा, एक तो विशाखा दिशा निर्देश, ठीक है, और एक आपको यहाँ पर रखना है जो यौन उत्पीड़न जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है इसको लेकर। ठीक है, बाकी और यहाँ पे दोनों नहीं पूछिएगा आपसे। ठीक है, आगे 1.5 नंबर क्वेश्चन टॉपिक, इसमें है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा। ठीक है, इसको देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा है संरक्षण अधिनियम ये है 2005, उसके बारे में इसका क्या है 20 साल पूरा हो चुका है। तो हमारा क्या इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछिएगा, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, भारतीय जो हमारा संविधान उसके अनुच्छेद 15(3) में 50 शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2005 में घरेलू जो हिंसा महिला है इसका संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 15(3) विधायिका में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करती है। घरेलू हिंसा शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और लैंगिक शोषण यहाँ पर इसमें शामिल है। इसमें कवरेज क्या होगा, सभी महिलाएं एक साझा घर में रहने वाली जो माता बहन, पति पत्नी है ना, विधवा या पार्टनर से शामिल हो सकती हैं, और घरेलू हिंसा अधिनियम में एक बच्चा भी यहाँ पर राहत का हकदार होगा। ठीक है, ये हमारी कवरेज होना चाहिए। इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है, किसके खिलाफ, यदि
कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जो महिला के साथ घरेलू संबंध में रहा है, राइट। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हिरल पी हरसोरा और अन्य बनाम यहाँ पर नरोत्तम दास जो हमारे हरसोरा थे उनके लिए यहाँ पर एक फैसला सुनाया था। इस फैसले में जो PWD VA कानून था उसको लिखित यहाँ पर व्यक्ति था, उसे सबसे पहले यहाँ पर वयस्क पुरुष के शब्द को हटा दिया था यहाँ से, ठीक है। पति या साथी पुरुष के रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें क्या पुरुष साथी जो होता है, ठीक है, उसके पुरुष और महिला के रिश्तेदार दोनों शामिल हो सकते हैं, राइट। ये वैवाहिक बलात्कार मामले में सिविल निवारण जो है प्रदान किया जाता है, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा घरेलू हिंसा जो महिला संरक्षण अधिनियम उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत वर्णन किया गया इसका, ठीक है, शक्ति प्रदान की गई है, तो क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा क्योंकि हमारा ये 15(3) के तहत है। आगे सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ से ये बोलेगा कि जो हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(4) है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बच्चों के प्रावधान के विशेष प्रावधान करता है, तो क्या 15(3) होगा, 15(4) नहीं होगा। आपको अच्छे से याद रखना है कहाँ पर कौन सा आर्टिकल प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देगा, इसमें घरेलू हिंसा में शारीरिक मौखिक भावनात्मक और जो आर्थिक या लैंगिक शोषण है ये शामिल होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, चौथा बोलेगा, चौथा यहाँ से पूछेगा इनमें कवरेज, इनमें किन किन कवरेज किया, इसमें सभी महिलाएं यहाँ पर शामिल होंगी, ठीक है, और पत्नी, बहन और माता ये सब शामिल होंगी, लेकिन विधवा या पार्टनर शामिल इसमें नहीं होंगे, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विधवा या पार्टनर भी इसमें शामिल किए गए, ठीक है। पांचवा स्टेटमेंट पूछेगा आपसे, पांचवा स्टेटमेंट बोलेगा यहाँ पर इस अधिनियम के तहत एक बच्चा भी राहत का हकदार का शामिल होगा, तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने आपको ये स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से आगे देखते हैं, घरेलू हिंसा से जुड़े अन्य प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023, ये आपसे देखो जो दंड है संहिता धारा ये नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको हटाते हैं। आगे 1.6 नंबर है हमारा, जो एबॉर्शन या गर्भ की समाप्ति है, इसको लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्या है इसको देखते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो 14 साल की एक जो नाबालिग है उससे बलात्कार पीड़िता चिकित्सक के रूप में लगभग 30 सप्ताह तक गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बताया गया। इसमें से पहला यहाँ पर दे रखा है स्टेटमेंट, एबॉर्शन जो हमारे है उससे संबंधित भारतीय कानून के बारे में, राइट। पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8892 से जो में क्या है गर्भपात संबंधित यहाँ पर प्रावधान किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन जो हमारा है ये अधिनियम 1971, ये अधिनियम पंजीकृत मेडिकल जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं उसके द्वारा कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के गर्भ को समाप्त करने के यहाँ पर प्रावधान करेगा। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है, इसमें है संशोधन जो हमारा नियम है, इस संशोधन के जरिए गर्भ की समाप्ति समय सीमा कुछ विशेष मामलों में बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो टेबल में यहाँ पर दे रखा है, देखते हैं इसको। यहाँ पर बोला चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता, ठीक है। ये इस चिकित्सकीय जो हमारी सलाह उस पर 20 माह तक गर्भावधि हो सकती है, ठीक है। दो चिकित्सकीय सलाह पर क्या हो सकता है, 20 से 24 माह की जो हमारी सप्ताह की जो गर्भावधि है वो यहाँ पर MTP को अधिनियम 2021 के अनुसार यहाँ पर हो सकती है। विशेष स्थिति में क्या होता है, 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावधि, इस दौरान भ्रूण की विकृति के आधार पर राज्यों द्वारा संरक्षितों द्वारा इनमें गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह पर अब जो एबॉर्शन है उसका अधिकार उपलब्ध होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये बोलेगा एबॉर्शन या गर्भ की समाप्ति है, इसमें 14 साल की एक नाबालिग बलात्कार जो पीड़ित है उसके लेकर यहाँ पर 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी गई है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, ये बोलेगा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 88 और 92 में गर्भपात संबंधित प्रावधान शामिल किए गए, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीसरा स्टेटमेंट है MTP जो संशोधन है 2021, इस संशोधन के जरिए गर्भ की समाप्ति की समय सीमा को यहाँ पर घटा दिया गया है, तो क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी सीमा को बढ़ा दिएगा कुछ विशेष मामलों को लेके, ठीक है। हमारा ये गलत हो जाएगा तीसरा। तो इस टाइप से आपको स्टेटमेंट कवर करना है, ठीक है। ये जो हमारी टेबल बनाई, टेबल के हिसाब से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं टेबल के हिसाब से कि जो एक चिकित्सक है हमारा, एक चिकित्सक हुआ उसकी सलाह पर कितने सप्ताह की गर्भवती यहाँ पर हो सकती है, तो 20 सप्ताह की। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे गर्भ समाप्ति की समय सीमा कुछ विशेष मामले में 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। विशेष मामले कैसे, जैसे बलात्कार पीड़ित या नाबालिग होगी, ठीक है, जारी हमारी गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव होगा तो,
और गर्भवती महिलाओं के जीवन को खतरा होगा, जैसे शारीरिक मानसिक जो हमारे स्वास्थ्य उसकी क्षति को संभावना पहुँचेगी तो, ठीक है। और आवश्यक और दिव्यांग महिलाएं, ठीक है, बच्चों में हमारे एबनॉर्मेलिटी होती है उसका खतरा उत्पन्न होगा तो, ठीक है, कि किसी आपदा या आपातकाल जैसी जो मानवीय परिस्थिति गर्भावस्था होगा उसमें क्या ये समय सीमा जो है 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि MTP अधिनियम के तहत हमारे बलात्कार की परिभाषा उसमें वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित के साथ अविवाहित महिलाओं की गर्भावस्था 24 सप्ताह तक सुरक्षित कानून गर्भपात का अधिकार दे दिया है। तो ये भी कुछ एक बार पॉइंट है, एक देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, नोट्स नहीं बनाना इसका, ठीक है। एक बार इस पॉइंट को देख लेना, सिर्फ याद हो जाएंगे। बाकी इसका आप यहाँ पे बना सकते हो कौन कौन यहाँ पर जो इसकी सप्ताह को 20 से 24 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया, किस मामले में, ठीक है। आगे सरोगेसी, बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं पूछा गया ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 2019 से चल रहा है न्यूज़ में और अभी क्वेश्चन अच्छे से पेपर में नहीं पूछा गया है। सरोगेसी के बारे में एक प्रकार देखते हैं, जो प्रकार हैं इसके। सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई और महिला इच्छुक दंपत्ति के लिए गर्भ धारण कर सकती है तथा उसके बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। इच्छुक दंपत्ति से आता है कि माता पिता बनने वाले इच्छुक दंपत्ति में से जिनके चिकित्सकीय लक्षण जेस्टेशनल सरोगेसी को आवश्यक मानते हो, ठीक है, ये बनाते हो। जो हमारी जेस्टेशनल सरोगेसी है ये क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत एक सरोगेट माँ अपने गर्भ में जो भ्रूण है उसमें प्रत्यारोपण कराकर इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को पालती है और ये बच्चा अनुवांशिक रूप से सरोगेट माँ से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। आगे ट्रेडिशनल सरोगेसी, इसमें इच्छुक पिता के शुक्राणु को जो उपयोग करके सरोगेट माँ का कृत्रिम गर्भाधान यहाँ पर किया जाता है और सरोगेट माँ जो होती है इसका गर्भाधान या तो प्राकृतिक गर्भाधान होता है या कृत्रिम गर्भाधान के जरिए हो सकता है। इस प्रक्रिया में सरोगेट माँ जिस बच्चे को जन्म देती है उसकी वह जैविक माँ भी बन जाती है, ठीक है। तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार आपको सिर्फ पढ़ना है, हमारे जो जेस्टेशनल सरोगेसी होती है और ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है, इसकी बात यहाँ पे पूछ सकता है और इसकी बात यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है इसको लेके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है आपको एक बार। आगे सरोगेसी के प्रकार क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा है परोपकारी सरोगेसी। इसमें क्या है, इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ का कोई भी यहाँ पर मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगला वाणिज्यिक जो हमारी सरोगेसी, इसमें क्या होगा, इसमें सरोगेसी बुनियादी चिकित्सा व्यय बीमा कवरेज और मौद्रिक लाभ या प्रतिफल जो होगा इसे वस्तु के रूप में यहाँ पर वस्तु के रूप में लिए की जाने वाली जो संबंधित प्रक्रियाएं वो शामिल होंगी, ठीक है। ये आपसे परोपकारी सरोगेसी के बारे में पूछ सकता है और वाणिज्यिक सरोगेसी के बारे में पूछ सकते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। ये प्रकार भी आपको याद रखने, दोनों छोटे छोटे से हैं, याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे सरकार ने 2015 में विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया था, इंपॉर्टेंट है। अब जो बोलेगा सरकार ने 2023 में यहाँ पर नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया था तो क्या गलत हो जाएगा, ये 2015 में लगाया था। आगे भारत में सरोगेसी से जुड़े कानून, सरोगेसी विनियमन 2021, सरोगेसी जो हमारा अधिनियम 2021 है ये केवल परोपकारी सरोगेसी को अनुमति देता है, जैसे आपको मैंने पता है आपसे बोलेगा परोपकारी की अनुमति देता है और परोपकारी के बारे में बोल देगा कि परोपकारी जो हमारी सरोगेसी है ये क्या है, कुछ बातें बता देगा। तो मैंने ऊपर बताया कि परोपकारी सरोगेसी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये व्यावसायिक वाणिज्यिक सरोगेसी के अपराधी की श्रेणी में डाला गया है। अधिनियम के तहत जो हमारे कार्यक्रम है इसमें समीक्षा निगरानी करना और स्टेट जो हमारे असिस्टेड हैं इसमें रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी बोर्ड के यहाँ पर कामकाज की निगरानी के लिए नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और एंड सरोगेसी जो हमारा बोर्ड है उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, सरोगेट बच्चे के मामले में गर्भपात के लिए सरोगेट माँ लिखित सहमति की और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति भी आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। ये अनुमति मेडिकल जो हमारे टर्मिनेशन है या ऑफ जो प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 के अनुरूप होनी चाहिए, राइट। 35 से 45 साल के बीच भारतीय विधवा या तलाकशुदा भारतीय महिलाएं भी अन्य शर्तें यहाँ पर जो होती है पूरा करने पर सरोगेसी का विकल्प चुन सकती हैं, आपको याद रखना है। आपसे बोलेगा कि जो हमारी तलाकशुदा जो महिलाएं या विधवा महिलाएं इनको लेकर यहाँ पर ये 30 से 35 साल ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो क्या गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि 30 से 45 साल, बाकी तो बातें आपकी सही थी, लेकिन यहाँ पे जो ये बोला है साल बोला था वो पूछ सकता है आपको घटा के, ठीक है। आगे देखते हैं, सरोगेट माँ के लिए जो हमारी पात्रता मानदंड क्या होनी चाहिए, सरोगेट माँ 25 से 35 की उम्र के बीच इच्छुक और विवाहित महिला होनी चाहिए और उसका अपना एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है। किसी भी महिला को अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेट माँ बनने का अनुमति होती है।
सुरगट माँ के पास किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, उसमें सरोगेसी के लिए चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक के रूप में यहाँ पर स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखते हो। दंपत्ति के लिए मानदंड, तो आप ये थोड़ा सा एक बार पढ़ सकते हो, जो हाईलाइट दिया हुआ पॉइंट, सिर्फ वो पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी जो बीमा कवरेज है 36 महीने की होती है, किसकी? दंपत्ति के लिए जो हमारी पात्रता मानदंड ये बताई गई है। आगे देखते हैं। सहायता प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन जो हमारा अधिनियम है 2021, इसके बारे में। इसका उद्देश्य है आर्ट क्लिनिक्स और जो हमारे आर्ट्स बैंक हैं इनके विनियमन का पर्यवेक्षण करते हुए जो हमारे दुरुपयोग उसको रोकना। साथ ही प्रजनन जो हमारे स्वास्थ्य मुद्दे हैं इसके समापन के लिए आर्ट जो सेवाएं हैं उसको सुरक्षित और नैतिक उपयोग यहाँ पर सुनिश्चित करना। ठीक है, उसका उद्देश्य होगा, ये आपसे नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं। सरोगेसी विनियमन नियम 2022 के अन्य प्रावधान क्या है? सुरगट माँ किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया में प्रयासों की संख्या में 3 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हमारा सरोगेसी नियम 2022 आपसे बोलेगा सरोगेसी नियम 2019 का जो प्रावधान है ये दे देगा। ठीक है, तो हमारा क्या 19 का नहीं है 2022 का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे सरोगेसी विनियमन संशोधन 2024, यदि जिला चिकित्सा बोर्ड ये प्रमाणित करता है कि इच्छुक दंपत्ति चिकित्सकीय रूप में संतान पैदा करने में असमर्थ है, उसे किसी अन्य डोनर या युग्मक शुक्राणु जो अंडाणु की आवश्यकता होती है, तो ऐसे डोनर से प्राप्त युग्मक उसके उपयोग को सरोगेसी यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर संशोधन किया गया 2024 का। हालांकि सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपत्ति किसी न किसी एक युग्मक यहाँ पर जरूर होना चाहिए। राइट, सरोगेसी विनियमन 2022 के नियम 7 के तहत ये बताया गया कि जो दाता युग्मक होगा उसका उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, आगे सरोगेसी की संतान चाहने वाली जो हमारी सिंगल महिला या विधवा या तलाकशुदा, इसको स्वयं के अंडाणु और दाताओं जो शुक्राणु होते हैं दाता शुक्राणु उसका उपयोग करना होगा इसमें। ठीक है, आगे यहाँ पर है सरोगेसी, ये तो नहीं है। MRKH एक जन्मजात दुर्लभ रोग है जो ये प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है और बाध्यता के कारण ये बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1.8 नंबर हमारा टॉपिक है मातृत्व हित लाभ अधिनियम। ठीक है, इसको देखते हैं। 1961 मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि संविदा कर्मचारी भी मातृत्व हितकारी जो हित लाभ होगा उसके हकदार होंगे। ठीक है, तो देखते हैं मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के बारे में। ये महिला कर्मियों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश यहाँ पर लाभ प्रदान करता है। इस अधिनियम में 2017 के संशोधन अधिनियम द्वारा यहाँ पर निम्नलिखित बदलाव किए गए थे। एक तो महिलाओं के लिए सतत मातृत्व अवकाश की जो अवधि 12 सप्ताह से घटाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था। हालांकि ये लाभ अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 26 सप्ताहों में से अधिकतम 8 सप्ताह तक अवकाश जो होता है वो प्रसव की हमारी जो अपेक्षित तारीख है उससे पहले लिया जा सकता है। ठीक है, कार्य की जो प्रकृति होती है इसके आधार पर संशोधन अधिनियम और जो नर्सिंग माता है उसके लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान किया गया है। कमीशनिंग यहाँ पर जो माताएं हैं इसके दत्तककारी माताएं 12 सप्ताह का मातृत्व यहाँ पर हित लाभ देंगे, तो ये भी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। आगे टॉपिक हमारा बाल देखभाल अवकाश, ये क्या है? आगे इसमें देखते हैं। कार्य बल महिलाओं की भागीदारी में संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा गारंटी संवैधानिक जो अधिकार है ये दिया गया है इसमें। राइट, अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान जो हमारा है इसमें किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखना है। आर्टिकल 15 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है 15 आर्टिकल, तो आपको देखो आर्टिकल 12 से लेके तो आर्टिकल 20 तक एक अच्छे से पढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि यूज हो रहे हैं आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। प्रसव दौरान यहाँ पर जो मातृत्व हित लाभ ये पर्याप्त नहीं है, ये संभवतः ये बाल देखभाल अवकाश की अवधारणा से अलग माना जाता है। बाल देखभाल जो हमारे हैं इसके बारे में देखते हैं क्या है। ये केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली 1972 के तहत यहाँ पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली जो हमारी महिला हैं उसमें कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा में 730 दिन का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। आगे है, यह सुविधा केवल 2 बच्चों तक ही सीमित होगी। ठीक है, अगर तीसरा बच्चा होगा उसमें आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। इसमें 18 वर्ष की आयु के 2 सबसे बड़े जीवित बच्चे उसकी देखभाल के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसमें हो गए कि और एक ये CCL एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 अवधि के लिए यहाँ पर दी जा सकती है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CCL क्या होता है? जो हमारी बाल देखभाल अवकाश होता है उसको लेकर बोलते हैं CCL। अपवाद क्या है? सिंगल पेरेंट महिला जो सरकारी कर्मचारी को 1 वर्ष कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 अवधि के बीच में यहाँ पर CCL की अनुमति दे सकती है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने CCL के इन प्रावधानों से नहीं अपनाया है। ठीक है, याद रखना है कौन सा राज्य है?
हिमाचल प्रदेश। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं आगे। आगे यहाँ पर है सेकेंड टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों एवं संबंधित यहाँ पर मुद्दे घटनाक्रम है ये, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इसको। पहला यहाँ पर बोल रहा है बाल श्रम। बाल श्रम निकट स्वरूप जो निष्कृष्ट स्वरूप है, इससे निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ उसके कन्वेंशन में 182 की 25वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई। तो ठीक, तो इस वजह से क्या हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं आईएलओ के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आईएलओ कन्वेंशन जो है 182 बाल श्रम का सबसे बदतर रूप में प्रतिबंध के रूप में यहाँ पर उन्मूलन के संबंधित है। ये सार्वभौमिक रूप से अभिपुष्टि यानी सभी देशों द्वारा अनुसमर्थित वाला पहला आईएलओ कन्वेंशन है, ठीक है। भारत ने 2017 में आईएलओ कन्वेंशन 138 के साथ कन्वेंशन 182 की पुष्टि कर दी थी। आईएलओ के कन्वेंशन जो हमारा 138 इससे कार्य करने की न्यूनतम आयु निर्धारित करने से संबंधित होता है, ठीक है। भारत में बाल श्रम की स्थिति, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ऊपर से तो नहीं पूछेगा, इतना पढ़ा है, आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। भारत में जो बाल श्रम की स्थिति क्या है, ये जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बच्चे, कितना 5 से 14 वर्ष की जो आयु उसकी कुल जनसंख्या का 3.9% या तो मुख्य श्रमिक या सीमांत श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। कितना डेटा है याद रखना है आपको। आपसे बोलेगा कि जो भारत में आप जो डेटा बताएगा ये बोल देगा 5 से 14 वर्ष, उसमें ये बोलेगा 4.9% या मुख्य रूप से सीमांत श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। तो डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, 3.9% का। आगे देखते हैं। भारत में 55% बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपसे बोलेगा भारत में 60% से अधिक जो हैं बाल श्रमिक यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में। तो क्या हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 55% यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। भारत में मुख्य रूप से कृषि, घरेलू जो उद्योग है, सड़क के किनारों में ढाबों आदि के लिए यहाँ पर बाल श्रमिक देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो तीनों पॉइंट आपके हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बाल श्रम को यहाँ पर रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसमें मौलिक अधिकार 24 के तहत किसी भी कारखाने, खदान जो है उसमें खतरनाक जो व्यवसाय है उसमें 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को यहाँ पर काम करने पर रोक लगाता है, ठीक है। जो हमारा मौलिक अधिकार है 24 आर्टिकल ये बताता है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं अनुच्छेद 39E, ये राज्य को सुनिश्चित करने के लिए कि पुरुष महिला कामगार है उसके स्वास्थ्य की क्षमता को, बच्चों के सुकुमार और अवस्था को दुरुपयोग न हो, और राज्य भी सुनिश्चित करे कि आर्थिक जरूरत से मजबूर होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े और उनकी आयु को लेकर क्षमता का प्रतिकूल हो, ठीक है। तो ये आपसे इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आर्टिकल 39 उसके बारे में पूछेगा क्या है ये, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ कानूनी प्रावधान है, जैसे कि कानूनी प्रावधान में हमारा शामिल है बाल श्रम निषेध जो हमारा विनियमन संशोधन है 2013 अधिनियम, ये सभी प्रकार के व्यवसाय में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उस पर खतरनाक व्यवसाय 14 से 18 वर्ष के किशोरों को पर काम करने पर रोक लगाता है, ठीक है। जो हमारा कानूनी प्रावधान जो ये बोलता है ये। आगे इसमें कुछ अपवाद भी, जैसे कि परिवार उद्यम सहायता, ऑडियो वीडियो मनोरंजन, ठीक है, उद्योग, कलाकार के रूप में कार्य और गतिविधियाँ यहाँ पर क्या इस सर्कल को छोड़कर, ठीक है। तो ये वहाँ पर बताइए, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं हमारा, जो ऊपर मैंने आपको बताया वो आप 2 से 3 पॉइंट पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला है बाल श्रम को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहल है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहल की गई हैं। क्या पहल की गई हैं इसमें देखो, सतत विकास लक्ष्य 8 से 8.7 वर्ष जो है हमारा, इसमें 2025 तक बाल श्रम सभी रूपों का उन्मूलन करने का लक्ष्य दिया गया है, ठीक है। और एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल जो हमारा अधिकार सभी समय है, ये भी समय बच्चों के शोषण, खतरनाक कार्य और शिक्षा में बाधा डालने पर रोजगार सृजित करने पर यहाँ पर प्रावधान करता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने, एक गोल वाला और एक ये संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभी समय वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। और आगे दे रखा है इसमें जो हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड है इसका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आईएलओ। उत्पत्ति 1919 में वर्साई संधि के तहत यहाँ पर इसे गठित किया गया था, ठीक है। आईएलओ 1946 में संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशेष एजेंसी बन गई थी, राइट। परिचय क्या है इसका, इसकी संरचना त्रिपक्षीय, ये सरकारों की नियोक्ता और श्रमिक जो हमारे होंगे उनका एक मंच प्रदान करेगा। भारत और आईएलओ यहाँ पर दे रखा है। 1947 में नई दिल्ली में प्रथम जो हमारे प्रीपेट्री एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस है, द्वितीय यहाँ पर रीजनल जो कॉन्फ्रेंस उसमें संपन्न हुई थी। ये तो आपसे नहीं पूछेगा, ये आपको पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी संरचना क्या है। तो 1946 में इसका जो संयुक्त राष्ट्र इसकी प्रथम विशेष एजेंसी बन गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है, श्रम मानकों को निर्धारित करके उनकी नीतियों को विकसित करना और उनके महिला पुरुषों के इस गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे सदस्य कितने होते हैं, 187। भारत 1919 इसका एक सदस्य है, ठीक है। देखते हैं। और आईएलओ को
1969 में नोबेल पुरस्कार जो है शांति पुरस्कार ये सम्मानित किया गया था। कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांत द्वारा पर अधिकार कुछ है, आईएलओ की घोषणा, इसमें से 5 सिद्धांत ये आप देख सकते हो। ठीक है, मुख्य रिपोर्ट क्या है? मुख्य रिपोर्ट यहाँ पर है जो आईएलओ है इसकी विश्व आर्थिक जो संरक्षण रिपोर्ट है ये जारी करता है। ठीक है, और रीजनल हमारे जो कंपेनियन रिपोर्ट्स फॉर इंडिया एंड द पैसिफिक है ये भी जारी करता है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 ये भी जारी करता है। ठीक है, और आईएलओ ग्लोबल जो हमारे एस्टिमेट्स हैं ऑन इंटरनेशनल जो माइग्रेट्स इन द लेबर फोर्स है ये भी आपकी रिपोर्ट जारी, मतलब इतनी रिपोर्ट्स क्या है जो आपको जारी करता है आईएलओ। ठीक है, आगे है 2.2 भारत में बाल विवाह, इसको देखते हैं। भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या है? देखो यहाँ पर दे रखा है 20 से 24 वर्ष की जो आयु है उसमें महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई है, और 17.7% जो 25 से 29 वर्ष की जो है उनमें शादी यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बाल विवाह पर प्रचलन की राष्ट्रीय औसत राजस्थान में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। ठीक है, आपसे बोलेगा जो बाल विवाह का प्रचलन है उसमें राष्ट्रीय औसत में हिसाब से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक यहाँ पर देखा गया, तो क्या गलत हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के यहाँ पर नाम ही नहीं देखा गया। ठीक है, तो गलत पॉइंट होगा। आगे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके अनुसार यहाँ पर है जो बाल विवाह है इसको निषेध अधिनियम 2006 के तहत दर्ज जो हमारे मामले हैं उसकी संख्या में 2017 से 395 से बढ़कर 2021 में 1050 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जो बाल विवाह से जो हमारा रिकॉर्ड है वो क्या हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। आगे मुख्य दिशा निर्देश यहाँ पर क्या है? कानूनी प्रवर्तक राज्य सरकार और केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें भी जो बाल विवाह रोकथाम के लिए यहाँ पर अधिकारी को नियुक्ति करेंगे। ठीक है, एक विशेष पुलिस यहाँ पर यूनिट्स और राज्य विशेष बाल जो विवाह रोकथाम है उसकी यूनिट की स्थापना की जाएगी। राइट, मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान की कार्रवाई के लिए निवारक जो मरी निषेधाज्ञाता है ये क्या होगा, इसको लेकर यहाँ पर जारी करने का अधिकार दिया जाएगा, और बाल विवाह मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर गठन किया जाएगा। ठीक है, अन्य यहाँ पर क्या क्या पहले जैसे कि खुले में शौच से मुक्त, ठीक है, गांव मॉडल के तौर पर यहाँ पर बाल विवाह मुक्त गांव यहाँ पर पहल की शुरुआत की जाएगी। कक्षा 12वीं तक स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए प्रतिदिन उपस्थिति और ट्रैक करने की यहाँ पर प्रौद्योगिकी संचालित निगरानी की आवश्यकता यहाँ पर होगी। ठीक है, इसकी स्थापना करने की आवश्यकता होगी। आगे भारत में इस विवाह की स्थिति को ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है इसका? देखो यहाँ पर कुछ एक्ट दे रखे हैं जैसे कि आपका बाल विवाह निषेध अधिकार एक्ट 1929 शारदा अधिनियम, इसके तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों के लिए यहाँ पर 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा में। ठीक है, शारदा एक्ट में आपसे पूछ सकता है शारदा एक्ट में कितनी निर्धारित की गई थी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाल विवाह प्रतिशत जो अधिनियम है इसको लेकर 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को क्रमशः बालक और बालिका माना जाता है। ठीक है, माना गया। बाल विवाह निषेध जो संशोधन अधिनियम 2021 इसका जो उद्देश्य होता है ये पीसीए में संशोधन करके लड़कियों और जो विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसको बढ़ाकर 21 वर्ष करना जया जेटली समिति की सिफारिश के अनुरूप मानी जाएगी। ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, हटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। पीसीएमए, पीसीएमए क्या है? पीसीएमए है हमारा, देख लेते हैं पीसीएमए का फुल फॉर्म क्या है। पीसीएमए है बाल विवाह जो हमारा प्रतिषेध अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं? पीसीएमए। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, उसके बारे में कुछ दे रखा है यहाँ पर पॉइंट। क्या प्रावधान? इसके प्रावधान होते हैं बाल विवाह को रोकने के पीड़ित जो हमारे राहत प्रदान करने वाले जो कानून है उसके लिए बनाया गया था, साथ ही उन लोगों के लिए जो सजा बढ़ाई गई है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं और यहाँ पर करवाते हैं, उसका आयोजन करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पीसीएमए 21 वर्ष से कम आयु के लड़के 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को क्रमशः बाल विवाह, ठीक है, या बालक और बालिका यहाँ पर माना जाएगा। ऊपर बताया था मैंने आपको। बाल विवाह को रद्द किया जा सकता है यदि विवाह के समय नाबालिग रहा व्यक्ति ऐसा करना चाहे तो, भले ही विवाह कभी भी संपन्न हुआ हो। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल विवाह रिपोर्टिंग किसे की जा सकती है? नज़दीकी पुलिस स्टेशन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाइल्ड हेल्पलाइन मजिस्ट्रेट है ना, और बाल कल्याण समिति, ये सब क्या है जो बाल विवाह की रिपोर्ट यहाँ पे आप कर सकते हो जाके। ठीक है, आगे देखते हैं। निरस्त या रद्द करने की याचिका। राइट, देखो विवाह में सम्मिलित बच्चे वयस्क 2 वर्ष के भीतर विवाह को रद्द करने की यहाँ पर मांग कर सकते हैं। ठीक है, विशेष परिस्थिति में जिसे बाल विवाह को अदालत के रूप में यहाँ पर रद्द नहीं किया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे बोलेगा 5 वर्ष के में भीतर, तो क्या होगा? गलत है, 2 वर्ष के भीतर में। और जब विवाह के आयोजन को रोकने के लिए आदेश जारी किया जाए तो उसके बावजूद यहाँ पर विवाह किया गया हो, जिससे क्या आप इसको निरस्त कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी स्थिति में आप जो बाल विवाह है उसको रद्द कर सकते हो, निरस्त कर सकते हो। तो ये पॉइंट हमारे सब हैं, इनमें से पॉइंट आप देख लोगे किस स्थिति में हम इसको निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे, माइंड में आ जाएगा क्या है ये। सहमति की आयु, आप इसमें सहमति कब हो गए? तो यहाँ पर कुछ केस थे, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा आपसे।
ये पूछ सकता है नेक्स्ट लास्ट वाला, तो इसको देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट जो हमारा थॉट बना यूनियन ऑफ इंडिया वाद 2017, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 में अपवाद के तहत 2 के तहत आयु सीमा को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 में इसका प्रावधान 63 में इसका प्रावधान किया गया, इसके अनुरूप के जो प्रावधान है वो किया गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद 2017, राइट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये बात याद रखना है। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा यहाँ पर उठाए गए कुछ कदम है, जैसे कि किशोर न्याय बालिकाएं उसकी देखभाल के लिए संरक्षण अधिनियम 2015 उठाया गया। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी का नाम बचाओ बढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो योजना है वो स्टार्ट की गई थी 2015 में, जिसका 10 साल पूरा हो चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, और देखो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 आई है हमारी इंपॉर्टेंट इसका, क्योंकि 10 साल पूरा हो रहा है। तो क्या इसको डीप में जाके आप गूगल सर्च करके या कुछ टॉपिक होगा तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं मिलेगा टॉपिक तो आप कमेंट करो, मैं आपको टॉपिक टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बस आप टॉपिक का नाम लिख दोगे कि टॉपिक अगर आपको नहीं मिल रहा है और कोशिश करोगे वैसे मिल जाएगा। तो इसके बारे में क्या है, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बारे में पढ़ोगे क्या है, क्योंकि 10 साल पूरा हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, राइट। बाल विवाह रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, ठीक है, और आपातकालीन आउटरीच हमारी सेवाएं क्या हैं, इसको लेकर सरकार शॉर्ट जो कोड है 1998 चाइल्ड लाइन शुरुआत यहाँ पर की थी। ये बाल विवाह की रोकथाम सही थी। यहाँ पर जो संकटग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए भी 24/7 टेलीफोन आपातकालीन जो आउटरीच सेवाएं ये प्रदान की थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं की विवाह आयु घटाकर 18 से 21 वर्ष कर दी, बढ़ाकर, ठीक है, जो कितनी कर दी 18 से 21 कर दी, किसने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो ये करने वाला विधेयक यहाँ पर पारित किया है, राइट। तो याद रखना है कौन सा राज्य यहाँ पर इसने ऐसा किया है। किशोर न्याय अधिनियम ये क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ नज़ारे इसमें देखते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन ये तो नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। ये प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए निर्धारित 3 महीने की समावधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल निर्देश के रूप में होगा। ये भी कुछ खास नहीं है। हाँ, ये है बालक की परिभाषा, वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ठीक है, आगे 2015 में इसे एक नया प्रावधान शामिल किया गया, जिसके तहत 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर जघन्य अपराधों के मामले में वयस्क की तरह यहाँ पर मुकदमा चलाया सकता है। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड ये निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करता है कि ऐसे बच्चे जिसको जो वयस्क नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाए या नहीं। ठीक है, संस्थागत जो हमारे अवस्था होगी उसमें, उसके मामले में CCL जो है हमारा, ये देखने के लिए जो प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड JJB है और कल्याण जो हमारा बोर्ड होगा, ठीक है, उसके लिए हम पर स्थापना करने का प्रावधान रखेगा। ठीक है, गंभीर अपराध करने वाले जो 16 से 18 जो किशोर होंगे उसके लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर धारा 15 के तहत यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक जो हमारे मूल्यांकन उसके बाद में बच्चों के संबंधित जो हमारे मामले हैं उसमें न्यायालय यह तय कर सकता है कि बच्चे वयस्क के रूप में अगर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं, राइट। तो कुछ इसके बारे में एक बार आप देख लोगे 3-4 पॉइंट तो आपको ये याद हो जाएंगे क्या चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ क्योंकि जल्दी याद हो जाती है जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे देखते हो, और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं पढ़ना है। जे संशोधन जो अधिनियम उसके बीच तुलना विशेषताएं क्या है, ये भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इसको हटाते हैं आगे। बाकी जो 3-4 पॉइंट ऊपर थे वही आप पढ़ सकते हो और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश ये क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यहाँ पर ये इसको दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके दिशा निर्देश के बारे में क्या है, देखो ये है जो फोस्टल केयर ये क्या है, इसके तहत किसी बच्चे को उसके जैविक परिवार की बजाय किसी अन्य परिवार के घरेलू परिवेश में पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, पालन पोषण देखभाल फोस्टर केयर प्रदान करने वाले जो परिवार उसकी जो हमारी बाल कल्याण समिति है उसके द्वारा चरित्र अनुमोदन द्वारा किया जाएगा। अपडेटेड मॉडल फोस्टर जो हमारे केयर दिशा निर्देश हैं, इसके कुछ दिशा निर्देश पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है फोस्टर केयर के लिए पात्र बच्चे कौन हो सकते हैं, देखभाल संस्थाओं समुदाय पर रहने वाले 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिनमें हार्ड टू प्लेस यहाँ पर बच्चे भी शामिल होते हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता पड़ने वाले बच्चों को लेकर अयोग्य जो अभिभावक है वो भी यहाँ पर बच्चे होंगे शामिल होंगे। फोस्टर केयर करने वाले के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति चाहे वह विवाहित हो या वह अविवाहित, ठीक है, उनका अपना जैविक पुत्र या पुत्री हो या ना हो, ज्ञात है कि वे 2016 से विवाहित दंपत्ति ही पात्र होंगे। ठीक है, ये फोस्टर केयर बनने के लिए पात्रता होगी केयर करने के लिए। फोस्टर केयर होता क्या है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सिंगल महिला लड़के या लड़की दोनों के लिए किसी भी को भी गोद ले सकती है। ठीक है, क्या होगा, सिंगल महिला या लड़के दोनों में किसी को भी यहाँ पर गोद ले सकते हैं, उसकी फोस्टर केयर कर सकते हैं। इसके विपरीत सिंगल पुरुष जो होता है केवल लड़के ही गोद ले सकते हैं या उसकी फोस्टर केयर यहाँ पर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला। ठीक है, फोस्टर
केयर को लेकर दंपत्ति का 2 वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध होना चाहिए, ठीक है। और फोस्टर जो हमारा एडॉप्शन है उसके तहत एक दत्तक ग्रहण फोस्टर बनाने के लिए यहाँ पर माता पिता के लिए, जैसे बच्चे पिछले 2 साल में यहाँ पर फोस्टर केयर करने के लिए किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, जो हमारा MFCG 2016 के तहत यहाँ पर फोस्टर केयर की 5 साल की अवधि को बताया गया था, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट हैं जो कौन ले सकता है गोद, कौन ले सकता है और फोस्टर केयर क्या होते हैं, है ना, और फोस्टर के लिए पात्रता क्या होती है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको कवर करने हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा सुभेद्यता, ठीक है, अनुसुभेद जो हमारे हैं समूह, ये जो रहेगा टॉपिक ये मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो पार्ट नंबर हमारा 3 रहेगा, ठीक है, सॉरी पार्ट नंबर 2 रहेगा हमारा इस लेक्चर का सोशल इशू का पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 3 नंबर 4 नंबर और हो सकेगा तो 5 को भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं कितना कर रहा हूँ 50 से 55 मिनट तक का ही जो वीडियो रखूंगा कि जिसमें आपको अच्छे से कवर कर पाओ और टॉपिक को और दोबारा से एक बार देख भी पाओ, ठीक है। तो इस बार जो टॉपिक रहेगा तीसरा वो मैं आपको पार्ट 2 में कवर कर दूंगा, राइट। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अभी देखो सुबह मैंने वो भी डाला हुआ है जो डेली का टारगेट है, राइट, वो मैं 8 बजे रोज डाल देता हूँ, तो वो भी मैं डालता हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हो। आपको जो अगर UPSC का एग्जाम दे रहे हो 2025 का, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी वहाँ से। मैं डेली आपको टॉपिक निकाल के देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको वहाँ से आज पढ़ने पूरे दिन, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को छांट के देखते हैं कि कौन से एग्जाम में आने की काफ़ी उम्मीद है, तो वहाँ से आप जाकर टॉपिक को डेली टारगेट को कवर कर सकते हो। कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।